Okay guys, now we are going to start exercise 14.2. 14.2 एक्सरसाइज करने से पहले आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर उसकी आइडेंटिटीज एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। वो आइडेंटिटीज यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो पिक करते हैं एग्जांपल सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 4 देखिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर यानी कोई नंबर है उसका स्क्वायर, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। ये जो बीच में 8x है, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो इसको मैं 2 इंटू एक्स इंटू 4 इस तरह से लिख सकता हूँ। इनको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस 8x मिलेगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन को इस तरह से मैंने ब्रेक कर लिया। अब मैं नीचे आइडेंटिटी लिखता हूँ तो आपको एकदम लिंक हो जाएगी वो सारी चीज़ें। ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने अगर ढंग से किया हुआ है तो अब आगे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार उसको गो थ्रू कीजिए, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और फिर ये वाला चैप्टर या फिर ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, एक्स के अगेंस्ट ए, बी के अगेंस्ट 4, एक्स के अगेंस्ट ए, बी के अगेंस्ट 4। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, इसको मैं एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? एम आई राइट? एक्स के अगेंस्ट ए, बी के अगेंस्ट 4। तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये हो गया मेरा फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, समथिंग मल्टीप्लाई विथ समथिंग। तो इस वाले फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके इसको मैंने फैक्टराइज किया। क्लियर है? तो आपको एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है यहाँ पे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, 4y स्क्वायर को मैं 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और अब बीच में देखिए मैं 2 इंटू 2y इंटू 3 अगर मैं करता हूँ, आप इन सब का प्रोडक्ट करके देखिए, आपको 12y मिलेगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, यानी 12y। यानी मैंने 12y को ही इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अब इसको मैं आइडेंटिटी से लिंक करने जा रहा हूँ, देखिए किस तरह से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, a के अगेंस्ट क्या है, 2y है, b के अगेंस्ट क्या है, 3 है। देखिए a के अगेंस्ट 2y, b के अगेंस्ट 3, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? और इसका मतलब हुआ 2y माइनस 3 इंटू 2y माइनस 3, दैट मीन्स ये मेरा फैक्टराइज हो गया। क्लियर है? तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, 49 पी स्क्वायर माइनस 36। अब अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, 49 पी स्क्वायर, इसको मैं 7 पी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 7 पी इंटू 7 पी 49 पी स्क्वायर। 36 को मैं 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और बीच में माइनस का साइन। तो अब याद कीजिए आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ ए माइनस बी। तो देखिए, ए यहाँ पे ये है, बी यहाँ पे ये है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7p प्लस 6 और फिर 7p माइनस 6। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी इस तरह से, और फिर आइडेंटिटी लिखेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे। तो ये मेरा फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज का मतलब होता है समथिंग मल्टीप्लाई विथ समथिंग, या फिर उसके फैक्टर्स बना देना। ओके, सेवन्थ वाला पार्ट देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखिए, इतने से पोर्शन को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये आइडेंटिटी ही है एक्चुअली में। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता था। तो ये सेम चीज़ है यहाँ पे। तो इतने से पोर्शन को मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और फिर बाद में क्या बचा, सी स्क्वायर। यहाँ पे सी स्क्वायर है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी में क्या अप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं एक एक्सप्रेशन मान रहा हूँ, इसको मैं दूसरा एक्सप्रेशन मान रहा हूँ, और आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
क्या होगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। क्लियर है। अब आइडेंटिटी में बच्चों में x और y में भी कन्फ्यूजन हो जाता है। पहले कहीं पे अगर a और b यूज़ किया है तो ऐसा लगता है डिफरेंट आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी डिफरेंट नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होगा तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्स एंड वाई था तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो आइडेंटिटी सेम ही है बेसिकली। अब मैं अप्लाई इस पे कर रहा हूँ तो देखिए x के अगेंस्ट क्या है, a माइनस बी, वाई के अगेंस्ट क्या है, c। तो x प्लस वाई यानी a माइनस बी में मुझे c ऐड करना पड़ेगा पहले तो, फिर a माइनस बी में मैं c सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो ये मेरा फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज का मतलब समथिंग, यहाँ पे कुछ समथिंग आया फिर वो मल्टीप्लाई विथ समथिंग, इस तरह से फैक्टराइज कर दिया अपन ने। तो ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर 7। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, m की पावर 4 माइनस 256। तो देखिए m की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर इस कंप्लीट की पावर 2। अगर आप इसको वापस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी वापस m की पावर 4 मिल जाएगा आपको। अब 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 256 होता है 16 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 का स्क्वायर। अब देखिए आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई की जा सकती है, तो आइडेंटिटी के हिसाब से ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ए के अगेंस्ट एम स्क्वायर, बी के अगेंस्ट 16, तो ए प्लस बी यानी एम स्क्वायर प्लस 16, ए माइनस बी यानी एम स्क्वायर माइनस 16। तो देखो फैक्टराइज तो हो गया है, बट ये फर्दर आगे और फैक्टराइज किया जा सकता है। किस तरह से, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस अप्लाई की जा सकती है। कैसे अप्लाई की जा सकती है, देखिए समझाता हूँ मैं आपको। एम स्क्वायर माइनस 16 को मैं एम स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया। तो इसको मैं एम प्लस 4 इंटू एम माइनस 4 लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको इस वाले फॉर्म में ले आया, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 16 और फिर एम प्लस 4 इंटू एम माइनस 4। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन तो एज इट इज़। तो अब ये मेरा पूरा प्रॉपर कंप्लीट फैक्टराइज हो गया, यानी फर्दर और फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। आगे के जो भी एग्जाम्पल्स हैं 9, 10, 11, 12, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े से टिपिकल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे अपन सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करना। तो आगे के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो कौन से कंसेप्ट से सॉल्व होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व होंगे। तो उस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए आइडेंटिटी यहाँ पे जो लगेगी वो मैं पहले लिख देता हूँ, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ एक्स और फिर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी कहीं ना कहीं अप्लाई करनी है अपने को, बट एग्जैक्टली ये भी ना अप्लाई करके अपन मिडिल टर्म की तरफ शिफ्ट करेंगे धीरे धीरे। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, यानी जिसकी डिग्री 2 होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट और सी क्या है उसमें कांस्टेंट पार्ट। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, मैं ए और सी को मल्टीप्लाई करूँगा। एक बार ये थोड़ी देर के लिए ऊपर वाली आइडेंटिटी भूल जाइए, ठीक है। अपना डिस्कशन अभी यहाँ पे इस पे हो रहा है। तो देखिए सबसे पहला काम है ए और सी को मल्टीप्लाई करना, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करना। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ। कांस्टेंट पार्ट सी क्या है, यहाँ पे 6 है, तो मैं ए और सी को मल्टीप्लाई करूँगा। तो ए और सी को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे 6 मिला। इतना काम हो गया। अब इस 6 के मैं फैक्टर्स बनाऊंगा और फैक्टर्स इस तरह से बनाऊंगा कि उन फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे बी लेके आना है। तो देखिए इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाता हूँ तो 3 and 2 आर इट्स फैक्टर्स, और अगर मैं 3 और 2 को ऐड करता हूँ तो मुझे 5 मिलता है।
मैं वापस एक बार स्टेप्स रिपीट करता हूँ। ए और सी को मुझे मल्टीप्लाई करना है। ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी है कांस्टेंट पार्ट। उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आया, यहाँ पे आया 6, उस 6 को मुझे फैक्टर्स बना के इस तरह से ब्रेक करना है कि उन फैक्टर्स को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे बी मिले। तो मेरा बी यहाँ पे क्या है, 5 है, तो मुझे यहाँ पे देखिए बी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये जो फैक्टर्स थे इनको मैंने ऐड किया तो मुझे 5 मिल रहा है। तो ये फैक्टर्स मुझे हेल्प करेंगे इसको ब्रेक करने में। कैसे हेल्प करेंगे देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3x प्लस 2x। ये मैंने 5x लिखा है इस तरह से, क्लियर है। अगर आप देखेंगे 3x प्लस 2x आप देखेंगे तो आपको 5x ही मिलेगा, तो 5x को ही मैंने इस तरह से लिखा है। और अब मैंने ऐसा क्यों किया है वो देखिए, समझिए। यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ कॉमन लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने एक्सरसाइज 1 में किए हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें 4 टर्म्स हुआ करती थी, यहाँ पे भी मैंने 4 टर्म्स में ब्रेक कर दिया। फिर उन 4 टर्म्स में से फर्स्ट 2 टर्म्स में से मैं कुछ कॉमन लेता था और सेकंड 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेता था। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। तो देखिए एक्स स्क्वायर में से एक्स हटाया तो एक्स बचा, 3x में से एक्स हटाया तो 3 बचा। तो जो जो बचा वो मैंने लिख दिया एक्स हटाने के बाद। फिर आगे इन दोनों में से भी मुझे कुछ कॉमन लेना है, और कॉमन इस तरह से लेना है कि x प्लस 3 ही बचे। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लिया तो एक तो x बचा, और 6 में से 2 कॉमन लिया तो 3 बचा। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, और दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 3 कॉमन लिया तो देखिए फर्स्ट वाले में x बचा, सेकेंड वाले में 2 बचा, तो ये फैक्टराइज हो गया, यानी समथिंग मल्टीप्लाई विथ समथिंग। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फैक्टराइज हो गया बाय मिडिल टर्म स्प्लिट, क्लियर है। अब इसी को मैं इस आइडेंटिटी से अगर लिंक करना चाहूँ तो देखिए 3 रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, बी को 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। तो देखिए 3 इंटू 2 यहाँ पे, ये देखिए 6 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये इस आइडेंटिटी से इस तरह से लिंक्ड है। बट एग्जैक्टली अपन ने ये आइडेंटिटी नहीं अप्लाई की, अपन ने हायर क्लास का कंसेप्ट पहले यूज़ कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू करें इसकी जगह, ठीक है, क्योंकि आगे आपको यही यूज़ करना है। तो अभी से उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपकी एकदम कमांड एकदम अच्छे से हो जाए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर थोड़ा बहुत इसमें समझ में आया तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें समझ में आएगा, और धीरे धीरे जब अपन क्वेश्चंस करते जाएंगे तो धीरे धीरे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगर अभी थोड़ा बहुत समझ में आया है तो नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा सा और समझ में आएगा। ओके, देखिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ एग्जांपल नंबर 10 की। वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले मैं ए और बी और सी आइडेंटिफाई करता हूँ। ए यहाँ पे 1 है, यानी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी यहाँ पे -7 है, और सी यहाँ पे 12 है। आप ऊपर और नीचे वाली इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, क्लियर है। एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल एक्स हो, वाई हो, जेड हो, पी हो, क्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो उसके साथ ये मैच हो रही है। तो स्क्वायर वाले पार्ट का कोफिशिएंट ए होता है, तो वाई स्क्वायर के साथ 1। वाई का कोफिशिएंट जो होता है वो बी होता है, तो यहाँ पे देखिए -7 मल्टीप्लाइड है उससे, और फिर कांस्टेंट पार्ट 12 है। अब मुझे क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप में ए और सी को मल्टीप्लाई करना था। तो ए और सी को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे 12 मिला। अब इस 12 को मुझे इस तरह से ब्रेक करना है कि मुझे उसके फैक्टर्स से बी बनाना है। तो देखिए 12 को मैंने फैक्टर्स किए, 6 इंटू 2 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, बट 6 इंटू 2 तो लिख सकता हूँ, तो फैक्टर्स हो गए 6 एंड 2, तो 6 एंड 2 से मैं 7 नहीं बना सकता, यानी कुछ और आइडिया लगाना पड़ेगा। तो 12 को मैं और भी तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको 12 को 4 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, 4 3 12। तो 4 और 3 से मैं 7 बना सकता हूँ, बट मुझे -7 बनाना है, 7 नहीं बनाना है। तो देखिए 4 और 3 से 7 बन गया, तो साइन कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। कैसे, -4 -3 कर दीजिए, तो -4 -3 -7 बनेगा आपका, क्लियर है। तो नंबर्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, तो इससे मैंने बी बना लिया। अब एक चीज़ और बताता हूँ जो मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में आपको नहीं बताई थी। ये जब फैक्टर्स बन जाएं तो आपको एक चीज़ और अश्योर करनी है। अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन होगा तो यही लास्ट चीज़ है जो गलत हो सकती है, जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। वो क्या है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है जो मैंने ब्रेक किया है, उनका प्रोडक्ट वही होना चाहिए जो ए और सी का प्रोडक्ट है। तो यानी -4 एंड -3 मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, तो -4 एंड -3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 12 मिल रहा है,
और ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे भी 12 मिल रहा है। यानी ये लास्ट चीज़ अगर मैंने वेरीफाई कर ली तो मेरे मिडिल टर्म स्प्लिट एकदम परफेक्ट है। अब एकदम परफेक्ट है तो देखिए यूज़ करते हैं वाई स्क्वायर, -7y को लिखता हूँ मैं -4y -3y, -4 और -3 को मैंने यूज़ कर लिया और फिर यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। अब आप देखिए -7 ही है ये, -7 को लिखने का तरीका बदल दिया मैंने जस्ट। तो अब इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हो गई, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है मैंने कॉमन लिया, तो y -4 बचा, वाई स्क्वायर का y बचा, -4y का -4 बचा। अब नेक्स्ट में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, -3 दोनों में कॉमन है। अब मैंने 3 की जगह -3 क्यों कॉमन ले रहा हूँ, रीज़न उसका ये है, मुझे अगले वाले में भी y -4 चाहिए, इसलिए मैंने -3 कॉमन लिया, वरना कॉमन में 3 भी ले सकता था। तो देखिए -3 जब मैं कॉमन लूँगा तो देखिए -3y में से अगर -3 हट गया तो सिर्फ y बचा, और 12 में से अगर मैं -3 हटाता हूँ तो ये -4 बचेगा। कैसे, देखिए -3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3y, यानी ये ऊपर वाला मिल रहा है मुझे, -3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 -4 यानी +12 मिल रहा है मुझे। दैट मीन्स मैंने सही तरीके से कॉमन लिया है। तो जब भी नेगेटिव वाला पार्ट कुछ कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे अंदर प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। तो माइनस कॉमन लीजिए या माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट के अंदर सारे साइन आपको चेंज करने पड़ते हैं। अब ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि y-4 दोनों जगह मुझे मिले। यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, दोनों में y-4 कॉमन है तो y-4 कॉमन लिया। तो फर्स्ट टर्म में से देखिए y-4 हटाएंगे तो y बचेगा, सेकेंड टर्म में से -3 बचेगा। तो ये मेरा फैक्टराइज हो गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए अगेन, इक्वेशन लिख देता हूँ z² -4x -12। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, ए क्या है यहाँ पे 1 है, बी क्या है यहाँ पे -4 है, और सी क्या है यहाँ पे -12 है। अगर इस पर भी किसी को कन्फ्यूज़न है तो देखिए इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, z² प्लस ब्रैकेट के अंदर -4x फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर -12। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए, देखिए x के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट पार्ट -12 है, प्लस साइन प्लस साइन प्लस साइन प्लस साइन, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसकी पावर 2 है उसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है यानी a1 है। तो इस तरह से कीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस अगर आपने पिछले वाले चैप्टर में करी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर स्टिल किसी की नहीं है तो मैंने डिटेल में एक बार बता दिया। अब देखिए ए बी सी और मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला काम मैं करता था ए और सी को मल्टीप्लाई करता था, यानी मैं 1 इंटू -12 करूँगा। तो 1 इंटू -12 करूँगा तो मुझे मिलेगा -12। अब इस -12 को मुझे इस तरह से ब्रेक करना है कि मुझे बी मिले, यानी -12 के मुझे फैक्टर्स बनाने हैं। तो बी चाहिए मुझे, बी यानी -4 चाहिए मुझे। तो देखिए इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊंगा तो मैं इसको 6 इंटू -2 ऐसा लिख सकता हूँ। तो मेरे फैक्टर्स क्या हो गए, 6 एंड -2 मेरे फैक्टर्स हो गए। बट 6 एंड -2 से मैं -4 नहीं बना सकता। 4 तो बना सकता हूँ, 6 -2 4 हो जाएगा, बट -4 बनाना है। तो फैक्टर्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। फैक्टर्स को कैसे चेंज करेंगे, मैं इसको -6 इंटू 2 भी तो लिख सकता हूँ, -6 इंटू 2 ये भी -12 होगा। तो फैक्टर्स मेरे इस बार हो गए -6 एंड 2। तो देखिए -6 एंड 2, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे -4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट स्टेप ये सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या था, इसको जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। जो भी फैक्टर्स आपने बनाए हैं उनका प्रोडक्ट कीजिए। इनका प्रोडक्ट आ रहा है -12, ये प्रोडक्ट उसी प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए जो ए और सी का प्रोडक्ट हुआ था। तो ए और सी का प्रोडक्ट था मेरा -12। तो इस तरह से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको कैसे ब्रेक करूँगा। अब देखिए -4x, ये -4x नहीं है -4z है, क्योंकि इक्वेशन में वेरिएबल z है। तो देखिए -4z को मैं कैसे ब्रेक करूँगा, -6z प्लस 2z। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये -4z को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बस -4z को इस तरह से मैंने दो पार्ट्स में लिख लिया और फिर -12। अब ऐसा मैंने क्यों किया, इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन लूँगा, z कॉमन आएगा तो इधर बचेगा z-6। अब आगे वाले में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लीजिए। तो फर्स्ट वाले में z बचेगा 2z में से, और 12 में से अगर 2 हटा दूंगा तो 6 बचेगा, तो ये हो गया -6।
अब क्योंकि मेरी मिडल टर्म स्प्लिट सही थी, इसीलिए देखिए z-6 दोनों जगह मुझे मिल रहा है। अगर मिडल टर्म स्प्लिट गलत होगी तो ऐसा नहीं होगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक z-6 दोनों में कॉमन है, तो z-6 दोनों में से कॉमन लीजिए, तो इधर तो बचेगा z, इधर सेकंड वाले में बचेगा 2। तो ये हो गया मेरा फैक्टराइज। ओके, लास्ट 12th वाला पार्ट देखिए। 3m² प्लस 9m प्लस 6। अगेन सेम, ए बी और सी आइडेंटिफाई कीजिए। ए यहाँ पे 3 है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन अपन ने ऊपर किए थे वहाँ पे ए 1 था, क्योंकि x² y² z² उनके साथ जो कांस्टेंट पार्ट था वो 1 था, यानी कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। यहाँ पे कुछ है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ए और सी का प्रोडक्ट करते हैं। वरना ऊपर वाले क्वेश्चन में लग रहा था कि ए और सी के प्रोडक्ट करने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट सी को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि 1 से प्रोडक्ट कर रहे हो तो करो या ना करो। बट रूल के अकॉर्डिंग ए और सी का प्रोडक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि ए ज़रूरी नहीं है कि 1 हो हर जगह। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 12। फिर देखिए बी क्या है, बी है 9 और सी क्या है, सी है 6। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप, ए और सी का प्रोडक्ट कीजिए, यानी 3 और 6 का प्रोडक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा 18। अब सेकंड वाले स्टेप में मुझे 18 को ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि मुझे बी मिले, और बी मेरा है 9, तो 18 से ब्रेक करके मुझे 9 बनाना है। तो देखिए 18 के फैक्टर्स होते हैं 3, 3, 2। अगर मैं इन दो फैक्टर्स को एक साथ कर दूं तो हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और ये 3। अब देखिए 6 इंटू 3 18 होता है, तो मैंने 18 को किस तरह से ब्रेक किया, 6 इंटू 3, तो मेरे फैक्टर्स हो गए 6 एंड 3, और 6 एंड 3 को ऐड कर दूंगा तो मुझे 9 बन जाएगा, यानी बी बन जाएगा। अब तीसरा स्टेप मुझे क्या चेक करना था कि जो मैंने ब्रेक किया है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वही होना चाहिए जो ए और सी का प्रोडक्ट था। समझ में? तो मेरा काम हो गया यहाँ पे। अब मुझे आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसका यूज़ करना है। 3m², 9m को मैं 6 और 3 में ब्रेक करूँगा, यानी 6m प्लस 3m लिख दूंगा और प्लस 6। तो इसलिए इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म को आप स्प्लिट करते हो, इस तरह से स्प्लिट करते हो ताकि ये फैक्टराइज हो जाए। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, एक तो m कॉमन है ही और एक 3 भी दोनों में कॉमन है। तो देखिए 3m² में से अगर मैं 3m कॉमन ले लूँगा तो सिर्फ एक m बचेगा, और 6m में से अगर मैं 3m कॉमन ले लूँगा तो एक m हट जाएगा, और 6 में से 3 हटा दूंगा तो सिर्फ 2 बचेगा। और अगर आपको चेक करना है आपने सही किया है कि नहीं, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये मिलना चाहिए। 3m इंटू 2 6m होता है, यानी सही किया है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेंगे तो इधर m बचेगा, इधर 2 बचेगा। और मिडल टर्म स्प्लिट सही था, इसलिए देखिए दोनों जगह m+2 अगर मिडल टर्म स्प्लिट गलत होता तो ये नहीं पॉसिबल हो पाता। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक m+2 दोनों में कॉमन है, तो m+2 कॉमन लीजिए। तो m+2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 3m फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में 3 बचा, तो ये मेरा फैक्टराइज हो गया। तो इस तरह से एग्जाम्पल 12 भी कंप्लीट। तो ये है एकदम नई चीज़ जो आपने सीखी है, एग्जाम्पल नंबर 9 से लेके 12 तक, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो इसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये वाली चीज़ें आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द चीज़ें सीख के आए हैं, तो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक ठाक है तो पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर ठीक से कीजिए और फिर फैक्टराइजेशन वाले पे जंप कीजिए। और इस इंट्रोडक्शन वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। आगे वाली वीडियो में एक्सरसाइज 14.12 पिक करेंगे, तो इनकी एक बार वापस अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं पे कुछ इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Your mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.